वेलकम बैक टू एनीथिंग सिंप्लीफायर। क्या आप जानते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में एक ऐसा डेकेड था जिसने भारत का नया नक्शा तैयार किया। 1990s का वो दौर जब एक तरफ सड़कों पर आग लगी थी और दूसरी तरफ इकोनॉमी के दरवाजे खुल रहे थे। ये वो टाइम था जब इंडिया ने वन पार्टी डोमिनेंस से कोalition एरा में कदम रखा। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स सिर्फ एक चैप्टर नहीं बल्कि आज के पॉलिटिकल सिस्टम की फाउंडेशन स्टोरी है। इस वीडियो में हम उन 5 बड़े इवेंट्स को डीप में समझेंगे जिन्होंने इंडिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बदलाव आज भी हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। कहानी शुरू होती है 1989 के इलेक्शन से। याद करिए 1984 का साल, जब इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद कांग्रेस ने रिकॉर्ड 415 सीट्स जीती थी। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 1989 में सीन पूरी तरह पलट गया। कांग्रेस सिर्फ 197 सीट्स पर सिमट गई। इस इवेंट को पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स कहते हैं द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस अब भी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसके पास मेजॉरिटी नहीं थी। तो सवाल यह है, अगर कांग्रेस पावर में नहीं आई तो सरकार किसने बनाई? यहां एंट्री होती है नेशनल फ्रंट की, जो जनता दल और कुछ रीजनल पार्टीज का अलायंस था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस नेशनल फ्रंट को 2 ऑपोजिट आइडियोलॉजीज ने सपोर्ट किया। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ लेफ्ट फ्रंट। दोनों ने बाहर से सपोर्ट दिया सिर्फ एक मकसद के लिए, कांग्रेस को पावर से दूर रखना। लेकिन क्या यह खिचड़ी सरकार टिक पाई? इसका जवाब अगले इवेंट में छुपा है। नेशनल फ्रंट की सरकार बनी और वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन 1990 में उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। उन्होंने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को लागू कर दिया। इसका मतलब था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज के लिए 27% सीट्स रिजर्व्ड होंगी। जैसे ही ये अनाउंस हुआ, नॉर्थ इंडिया के शहरों में वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए। स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए और इस प्रोटेस्ट को नाम दिया गया एंटी मंडल एजिटेशन। लेकिन इसका पॉलिटिकल असर क्या हुआ? इस इवेंट ने इंडिया में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए एस्टैब्लिश कर दिया। रीजनल पार्टीज जो ओबीसीज को रिप्रेजेंट करती थीं, वो पावरफुल होने लगी। लेकिन क्या सिर्फ कास्ट ही पॉलिटिक्स को बदल रहा था? नहीं, एक और बड़ा स्टॉर्म आने वाला था। जहां एक तरफ कास्ट पॉलिटिक्स देश को बांट रही थी, वहीं दूसरी तरफ इंडिया की इकोनॉमी वेंटिलेटर पर थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो रहे थे। इस क्राइसिस से निकलने के लिए 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की। इसे हम एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये रिफॉर्म्स राजीव गांधी ने कॉन्सेप्चुअलाइज किए थे, लेकिन इंप्लीमेंट 1991 में हुए। इसने इंडिया की इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया। शुरू में इसका काफी विरोध हुआ, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाद में आने वाली हर सरकार ने, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की, इस पॉलिसी को जारी रखा। लेकिन इकोनॉमी सुधरने के बावजूद देश के अंदर धर्म के नाम पर एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी। पॉलिटिकल डेवलपमेंट का चौथा बड़ा पिलर था अयोध्या डिस्प्यूट। 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का ऑर्डर दिया ताकि हिंदूज वहां पूजा कर सकें। इसके बाद बीजेपी ने हिंदुत्व को अपनी मुख्य आइडियोलॉजी बनाया और पॉलिटिक्स ऑफ मोबिलाइजेशन शुरू की। एल.के. अडवाणी की फेमस रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए निकली। सिचुएशन तब कंट्रोल से बाहर हो गई जब दिसंबर 1992 में करसेवक्स ने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया। इस इवेंट ने इंडियन नेशनलिज्म और सेक्युलरिज्म पर एक बड़ी डिबेट छेड़ दी। इसका इमीडिएट असर ये हुआ कि देश के कई हिस्सों में कम्युनल वायलेंस फैल गई और बीजेपी एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनकर उभरी। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की लीडरशिप में एक दर्दनाक बदलाव आया। मई 1991 में जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, तभी एक ट्रेजेडी हो गई। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की तमिलनाडु में एलटीटीई के मेंबर्स ने असैसिनेशन कर दी। इस इवेंट ने कांग्रेस लीडरशिप में वैक्यूम क्रिएट कर दिया। इलेक्शन रिजल्ट्स आए और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, पर मेजॉरिटी अब भी नहीं थी। पीवी नरसिम्हा राव को प्राइम मिनिस्टर चुना गया। यहां से क्लियर हो गया था कि अब इंडिया में किसी एक पार्टी का राज करना मुश्किल है। तो शुरुआत हुई एरा ऑफ कोalitions की। 1989 के बाद से 2014 तक किसी भी एक पार्टी को लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। इस दौर को कहते हैं एरा ऑफ कोalitions। इस पीरियड में हमने देखा कि कैसे रीजनल पार्टीज किंग मेकर्स बन गई। सेंट्रल गवर्नमेंट तभी बन सकती थी जब अलग अलग स्टेट्स की छोटी पार्टीज साथ आए। इस दौर में 2 बड़े अलायंसेस सामने आए। पहला एनडीए, जो बीजेपी लीड कर रही थी, और दूसरा ऊपा, जो कांग्रेस लीड कर रही थी।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, इतनी पॉलिटिकल लड़ाई और इंस्टेबिलिटी के बाद क्या इंडिया की पॉलिटिक्स में कोई स्टेबिलिटी आई? हाँ, पॉलिटिक्स कितनी भी अनस्टेबल दिखे, लेकिन 2004 आते आते इंडिया की सभी पार्टीज 4 चीजों पर सहमत हो गई। इसे कहते हैं ग्रोइंग कंसेंसस। पहला, इकोनॉमिक पॉलिसी। चाहे कोई भी पार्टी पावर में आए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पर सबका विश्वास है। दूसरा, रोल ऑफ रीजनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज ने मान लिया कि स्टेट लेवल पार्टीज का रोल सेंट्रल गवर्नमेंट में जरूरी है। तीसरा, ओबीसी रिजर्वेशन। बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन को सभी पार्टीज ने एक्सेप्ट किया। और चौथा, प्रैग्मेटिक अलायंसेस। अब अलायंसेस आइडियोलॉजी पर नहीं बल्कि पावर शेयरिंग पर बनते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो रीसेंट डेवलपमेंट्स जिन्होंने आज के भारत की पॉलिटिकल नींव रखी। 1990s का वो हंगामा आज कोलिशन और कंसेंसस पॉलिटिक्स में बदल चुका है। इस चैप्टर से जुड़े और डीप कॉन्सेप्ट्स और पॉलिटिकल साइंस के बाकी चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।